हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलो, ये एक टॉपिक है अपील एंड रिवीजन, जो हमारी लास्ट जीएसटी टॉपिक रिवीजन सीरीज में है। ओके। ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, उसमें ये भी टॉपिक आज हम कवर करेंगे और वो है अपील्स एंड रिवीजन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते रिवीजन। ओके, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आपको जो चार्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में गूगल लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ये चार्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके भी आपको एक ही पेजेस पे प्रिंट आउट लेना है, 2 प्रिंट आउट आपकी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे डिस्कशन ऑन दिस अपील एंड रिवीजन नाउ। चलो, ये चार्ट देखिएगा यहाँ पे। जैसे पावर ऑफ डिपार्टमेंट आपको याद होगा, तो हमने दो टाइप की पावर डिपार्टमेंट की देखी थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में हमने असेसमेंट देखा था, ओके, उसके बाद में ऑडिट देखा था, उसके बाद में एक्सेस टू द प्रीमाइसेस देखा था, और इन्वेस्टिगेटिव पावर में हमने सर्च सीजर एंड एक्सेट्रा ये पावर्स हमने देखी। डिपार्टमेंट ने एडजुडिकेशन किया, एडजुडिकेशन में भी उसका सेक्शन 62 और 63 में भेज जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, या सेक्शन 73, 74, 76 में शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर आ सकती है, या फिर उसने एडजुडिकेशन जो है ओके यहाँ पे ऑफेंस एंड पनिशमेंट में कोई यहाँ पे उन्होंने पेनल्टी लगाई है और उसके अंडर में ऑर्डर ऑर्डर दी गई है। तो जो भी ऑफिसर ने एडजुडिकेशन किया होगा, बेस जजमेंट किया होगा, या फिर 73, 74 का, तो वहाँ एडजुडिकेशन ऑर्डर दी है। तो अब ऑफिसर के ने एडजुडिकेशन ऑर्डर दिया है, तो एक तरफ अब ये चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि ऑफिसर की ऑर्डर अपील में कैसे बढ़ेगी और ऑफिसर की ऑर्डर रिवीजन के लिए कब ली जाएगी। तो चलिए पहले तो उस ऑफिसर की ऑर्डर जो अपील के लिए, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अगर समझ लो कोई ऑफिसर ने यहाँ पे एडजुडिकेशन किया है, अपील दो लोग फाइल कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे एग्रीड पर्सन, क्योंकि ऑफिसर की ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट में जो टैक्स पेयर होगा, जिसे हम एग्रीड पर्सन कहेंगे, वो एग्रीड पर्सन अपील फाइल करेगा। अपील का स्ट्रक्चर देखो बेटा, पहली अपीलेबल अथॉरिटी है अपीलेट अथॉरिटी, जिसे में हमारे पूरे डिस्कशन में ए का होगा अपीलेट अथॉरिटी। जनरली वो कमिश्नर अपील्स या फिर यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स, ये लोग अपीलेट अथॉरिटी होती हैं। उसके बाद में सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर आप देखोगे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल सेकंड अपीलेबल अथॉरिटी रहेगी। नाउ थर्ड बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये चार मेजर अपीलेट अथॉरिटी हैं। ओके, अगर हम अपील की प्रोसेस से जा रहे हैं, आई हैव ट्राइड हियर टू कवर एंटायर चैप्टर बेटा, मैंने बहुत मेहनत की है, और अगर आप मेन रेगुलर बुक के साथ या चैप्टर के साथ कवर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि मैंने सभी पॉइंट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस चार्ट। ये चार्ट डेफिनेटली आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा बेटा। ओके, बस मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है कि आप इस एग्जाम में पास हो जाए, सीए बन जाए, और यस आप मुझे व्हाट्सअप जरूर करें कि सर हम सीए बन गए, मैं उस आपके व्हाट्सअप का वेट करूंगा बेटा। तो नाउ अब यहाँ पे फटाफट आ जाइए कि यहाँ अपील, तो एग्रीड पर्सन जो है, एग्रीड पर्सन उसका अपील फाइल कर सकता है टू अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी की अपील फाइल करने के लिए फॉर्म होगा एपीएल 01, याद रहे तो ठीक है। टाइम लिमिट है विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने, जिस दिन ऑर्डर आई वहां से 3 महीने में यहाँ पे ओके अपील फाइल हो जानी चाहिए। कॉन्डोनेशन 1 मंथ का मिल सकता है, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी दे सकती है। उसके बाद में बेटा यहाँ लिखा है प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट कंसेप्ट ये है कि इंडिया में अभी जीएसटी में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि किसी को भी अपील के लिए जाना है तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट सिक्योर करके रखा हुआ है, इसलिए आपको ये प्री डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, इसके बिना आप अपील में नहीं जा सकते हो। तो अगर आप ए मतलब अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में जा रहे हो, तो आपने जितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और फाइन अग्री किया है ये केस में, उतना तो आपको देना पड़ेगा, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10%, आई रिपीट डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 10%, यानी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़, आई रिपीट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 करोड़, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये लर्न करके जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आ सकता है, प्री डिपॉजिट टू क्या अपीलेट अथॉरिटी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट अपने ही ऑफिसर का अपील फाइल करता है, यानी उसके ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है और हायर अथॉरिटी को ऐसा लगा कि उसके ऑर्डर लीगल नहीं है, प्रोप्राइटी नहीं है, तो वो आगे उसके ऑफिसर की अपील फाइल करेगा, जिसे हम रिव्यू कहते हैं। ओके, तो दूसरा रास्ता देखिए, दूसरा रास्ता होता है रिव्यू। रिव्यू मतलब अपील बाय कमिश्नर, एक्चुअली ये अपील ही है, पर इसको जनरल प्रैक्टिस में रिव्यू करते हैं। ओके, समझ लो कोई प्रॉपर ऑफिसर ने, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, वो ऑर्डर जो है यहाँ पे लीगल नहीं है, ओके, प्रोप्राइटी नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीगल प्रोप्राइटी नहीं है, ऐसा कमिश्नर को लगता है, तो कमिश्नर ऑन इज ओन मोशन, या उसको यहाँ पे एसजीएसटी यूटीजीएसटी ने, कमिश्नर ने रिक्वेस्ट किया, तो कमिश्नर अपने ही ऑफिसर का यहाँ पे रिव्यू करवाएगा, मतलब अपील फाइल करेगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो फॉर्म एपीएल 03 में जाएगा। ये 6 महीने के अंदर कभी भी वो केस ओपन करके यहाँ रिव्यू के लिए भेज सकता है। कॉन्डोनेशन 1 मंथ होगा। ये केस में कोई
प्री डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो रिव्यू नथिंग बट अपील बाय डिपार्टमेंट और देयर ओन ऑफिसर्स। चलिए, अब अपीलेट ऑथोरिटी कौन रहती है? अपीलेट ऑथोरिटी जो होती है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 55/2017, ओके, अपीलेट ऑथोरिटी, अगर केस एडजुडिकेट किया होगा एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर ने तो कमिश्नर अपील ये अपीलेट ऑथोरिटी होगी जो नोटिफाई किया जाएगा। और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ने या सुप्रीडेंट ने एडजुडिकेट किया होगा तो ऐसे केस में अपीलेट ऑथोरिटी होती है बेटा। ओके, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, वो अपीलेट ऑथोरिटी होगी। ओके, जो ये केस सुनेगी ना। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना चाहिए कि ए शैल नॉट रेफर द केस बैक फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब केस डिस्कस होती है तो उसमें पता चलता है कि भाई कोई बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ कंसिडर नहीं किए गए, तो वो सिचुएशन में या अपीलेट ऑथोरिटी केस वापस ओरिजिनल ऑथोरिटी को भेज देती है कि फिर से फ्रेश एडजुडिकेशन करो, ये मटेरियल फैक्ट्स देखो। लेकिन अपीलेट ऑथोरिटी अपने ही ऑफिसर को केस वापस नहीं भेज सकती है। ओके, यहाँ फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, ये पॉइंट एग्जाम में ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। तो ये तो देखा हमने रिगार्डिंग टू अपील बेटा। अब थोड़ा हम रिवीजन के बारे में देखते हैं। अब ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर दी होगी, ओके, वो ऑर्डर अगर यहाँ पे इरोनियस है, और वो इरोनियस ऐसी है कि जो प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू, यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उसके प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एडजस्टमेंट की होगी, कोई पैसा लेके ऑर्डर सेटल किया होगी, और वो ऑर्डर हायर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये एज पर लॉ नहीं है, ओके, कंप्लीटली इरोनियस ऑर्डर है जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, या इलीगल इम्प्रॉपर है, या नॉट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट्स, उसमें बहुत से मटेरियल फैक्ट्स कंसीडर नहीं किए गए हैं, तो वो ऑर्डर जो है रिवीजन के लिए ली जा सकती है। ओके, और रिविजनल अथॉरिटी, और नीचे बताओगा नोटिफिकेशन 5/2020 में रिविजनल अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की गई है। तो ये जो रिविजनल अथॉरिटी है ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके बेस पे, या फिर एसजीएसटी यूटी जीएसटी कमिश्नर के कॉल पे, ओके, यहाँ पे उनके रिक्वेस्ट पे वो सभी रिकॉर्ड्स आपके फिर से बुलाएगी। ओके, यानी आपकी केस पूरी वापस से रीओपन की जाएगी। ओके, सभी रिकॉर्ड्स बुलाया जाएगा। ओके, तो उस वक्त जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, ओके, रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन जिस दिन हो रहा है तब तक जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है सब रिकॉर्ड्स बुलाए जाएंगे, और उसके बेस पे बेटा यहाँ पे रिवीजन किया जाएगा। ओके, यानी एक तरह का ये ओरिजिनल, यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्डर को पूरा रिवाइज ही कर रहे हैं। रिव्यू और रिवीजन में क्या फर्क है? रिव्यू में ओके कमिश्नर खुद रिवाइज नहीं कर रहा है, वो अपीलेट अथॉरिटी के पार्ट देख रहा है कि भाई इसकी लीगलिटी चेक करो, सही या नहीं करे, तो यहाँ पे चेकिंग के लिए भेजा जा रहा है, या चेकिंग वगैरह के लिए नहीं भेजा जा रहा है, वो खुद ही आप रिवाइज करेंगे, सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके सब खुद ही रिवाइज करेंगे। ओके, वो रिविजनल अथॉरिटी है। अगर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया होगा तो रिविजनल अथॉरिटी होगी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, ख्याल रखा जाए, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ये रिविजनल अथॉरिटी होगी, और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर या सुप्रीडेंटेंट ने दिया होगा तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ये रिविजनल अथॉरिटी होगी। ओके, एक पॉइंट जो यहाँ पे मैंने दिया वो ये है, आफ्टर इंक्वायरिंग। ओके, अब देखो रिविजनल अथॉरिटी क्या करेगी? रिविजनल अथॉरिटी जो है कि जो भी नेसेसरी इंक्वायरी करेगी, जो उनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके ऊपर, ओके, पास सच ऑर्डर एज जस्ट एंड प्रॉपर, उनको यानी ओरिजिनल अथॉरिटी की ऑर्डर जो है, मतलब ऑर्डर इन ओरिजिनल, वो पूरा रिवाइज करेगी, और नया ऑर्डर जैसा उनको ठीक लगता है वैसा पास करेगी, जिसमें टैक्स एनहांस भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है, एनल भी होगा, ओके, इन ओरिजिनल ऑर्डर। तो चलिए, रिविजनल अथॉरिटी, कुछ बातें रिविजनल अथॉरिटी के लिए आपने एग्जाम पर्पस के लिए जरूर याद रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। कुछ ऑर्डर आरए रिवाइज नहीं हो सकती है, आरए रिवाइज नहीं कर सकता। कौन कौन सी ऑर्डर? ऑर्डर सब्जेक्ट टू अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपकी ऑर्डर ऑलरेडी कोर्ट में है तो फिर वो रिवाइज नहीं कर सकता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, ये वाला ऑर्डर हैविंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ओके, एंड आफ्टर 3 years, मतलब क्या, जब तक ऑर्डर को 6 महीना नहीं होता है तब तक वो रिवीजन के लिए नहीं लिया जा सकता। क्यों बेटा? क्योंकि देखो पहले वो देखते हैं कि कमिश्नर रिव्यू के लिए भेजता है क्या, रिव्यू का टाइम पीरियड है 6 महीना, अगर 6 महीने में रिव्यू के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि यहाँ रिव्यू का ऑप्शन पहले यूज होता है, अगर यहाँ पे रिव्यू के लिए नहीं भेजा गया तो फिर रिवीजन के लिए वो उठाएंगे। इसलिए जब तक ऑर्डर को 6 महीना कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसका रिवीजन नहीं होगा, और 3 साल अगर ऑर्डर को हो जाता है तो उसके बाद में उसका रिवीजन नहीं होगा। ऑर्डर ऑलरेडी टेकन फॉर रिवीजन, ओके, ऑलरेडी ओके, ऑर्डर रिवीजन के लिए ले लिया हो तो फिर से रिवीजन नहीं होगा। या रिविजनल ऑर्डर मतलब ओरिजिनल ऑर्डर ही रिवीजनल ऑर्डर है, पहले रिवीजन हो चुका है उसको ही वापस से रिवाइज किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये 4 केसेस में ऑर्डर रिवीजन ऑर्डर जो है रिवाइज नहीं हो सकता। ओके, सॉरी, रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर रिवीजन के लिए नहीं ले सकती। उसके बाद में आरएमए पास एन ऑर्डर एंड एनी पॉइंट नॉट रेज इन एनी अपील बिफोर ए अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समझ लो आपने कोई अपील फाइल की, वो अपील में 10 पॉइंट थे, 10 में से 8 पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा था ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, 2 पॉइंट वो अपील के पार्ट ही नहीं थे, तो जो 2 पॉइंट अपील के
पार्ट नहीं थे उसके ऊपर रिवीजन हो सकता है, और उसका टाइम पीरियड है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपील, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील, और 3 इयर्स फ्रॉम द इनिशियल ऑर्डर विच एवर इज लेटर। मतलब क्या 3 साल, तो हमने बोला कि 3 साल बाद, ओरिजिनल ऑर्डर के 3 साल बाद रिवीजन नहीं हो सकता है, पर वो पॉइंट जो अपील में कंसीडर नहीं किए गए वो ओके 3 साल फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर या 1 ईयर फ्रॉम अपील ऑर्डर विच एवर इज लेटर, आई रिपीट विच एवर इज लेटर, वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये था बेटा अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। ओके, तो यहां पे अब आगे केस कैसे बढ़ेगी। अब जो भी अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है या रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, इसके अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करना है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। इसके अगेंस्ट में अपील कौन फाइल करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के, अपीलेट अथॉरिटी की ऑर्डर होगी तो ये सिचुएशन में एग्रीड पर्सन टैक्स पेयर भी अपील फाइल करेगा, डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है, या रिविजनल अथॉरिटी होगा तो टैक्स पेयर एग्रीड पर्सन अपील फाइल करेगा। तो अगर ट्रिब्यूनल के पास जाना है ओके, तो यहाँ पे APL 05 फॉर्म होगा, टाइम लिमिट है 3 मंथ्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और कॉन्डोनेशन है 3 मंथ्स, ध्यान रखिएगा कॉन्डोनेशन है 3 मंथ्स। ओके, तो अब किस अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल कैसा होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। ओके, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर देख लो, सेंटर एंड स्टेट, आई रिपीट सेंटर एंड स्टेट। ओके, सेंटर में 2 बेंच होते हैं, नेशनल बेंच और रीजनल बेंच। ओके, यानी नेशनल बेंच होता है, उसके अंडर में रीजनल बेंच होते हैं, और स्टेट में स्टेट बेंच और एरिया बेंच होते हैं। ओके, हर बेंच के 3 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है और दूसरे 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक सेंट्रल का और स्टेट का। तो बेंच का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल, सॉरी, ओके, यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो यहाँ नेशनल बेंच और रीजनल बेंच जो है, और स्टेट बेंच और एरिया बेंच जो है, तो अगर सेंटर में ये नेशनल या रीजनल हो, इनके पास जो केस जाएगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा। आई रिपीट, अगर मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा, वही वन ऑफ द डिस्प्यूटेड पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होगा, तो केस इनके पास जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, और बाकी अदर मैटर होगा तो वो स्टेट बेंच एंड उसके नीचे एरिया बेंच के पास जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जहां तक देखा जाए, अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रिफ्यूज द अपील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन रिफ्यूज द अपील कब, ओके, वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ITC, डिफरेंस इन टैक्स ऑफ ITC, फाइन, पेनल्टी, फीस जो है, ओके, ये 50,000 या उससे कम होगा। ओके, आई रिपीट 50,000 या अप टू 50,000 होगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर सकता है केस। उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, जिसने भी अपील फाइल की तो अनादर पार्टी को क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ता है विद इन 45 डेज इन फॉर्म APL 06। और फीस क्या होगी, तो हर 10,000 सॉरी हर 1 लाख ऑफ टैक्स अमाउंट ओके, फीस 1,000 रुपए, जो मैक्सिमम 25,000 रुपीज होगी। नो फीस फॉर द रेक्टिफिकेशन, अगर रेक्टिफिकेशन होता है तो वो सिचुएशन में कोई फीस नहीं होगी। ये केस में भी प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, और ये प्री डिपॉजिट इन एडिशन टू अबव। ओके, यानी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू अबव, यहां लिख देना, इन एडिशन टू अबव प्री डिपॉजिट, मतलब ऊपर जो आपने 10% दिया वो तो देना ही पड़ेगा, अब प्री डिपॉजिट यहाँ पे ये भी डिपॉजिट्स आपको देना पड़ेगा अगर ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। मतलब आपने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन तो दिया ही हुआ है, प्लस पहले के 10% और ये 20%, यानी ऐसे टोटल 30% होगा ऑफ दैट डिस्प्यूटेड अमाउंट, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 करोड़, मैक्सिमम आपका 50 करोड़ से जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, यानी 10 + 20 ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, ऐसे 30% आपके जाएंगे। चलिए, उसके बाद में बेटा यहाँ पे ओके हियरिंग ऑफ द बेंच, जैसे ट्रिब्यूनल होगा तो 3 बेंच होगा, 3 मेंबर होगा, पर कभी कभी 2 मेंबर भी ओके केस सुन सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, या 1 मेंबर भी सुन सकता है अगर केस अप टू 5 लाख होगी। इस पे भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है, अगर केस 5 लाख है उससे कम होगी और उसमें एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होगा तो 1 बेंच भी वो केस सुन सकता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा रिगार्डिंग टू ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये तो आप समझे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जब अपील जा रही तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या देगा, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, ये फटाफट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ऑर्डर जब अपीलेट ट्रिब्यूनल देगी तो एज ही थिंक फिट वो ओरिजिनल ऑर्डर को कंफर्म कर देगी या मॉडिफाई करेगी, एनल कर देगी। ओके, तो जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल किया, रेफर द केस बैक, अपीलेट ट्रिब्यूनल केस वापस भेज सकता है टू अपीलेट अथॉरिटी या रीजनल रिविजनरी अथॉरिटी। तो रिविजनली अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी इनको केस वापस भेज सकता है फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन, फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए भेज सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे टाइम लिमिट की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर ये एडवाइजेबल है कि इन्होंने अपनी ऑर्डर दे देनी चाहिए। कॉपी ऑफ ऑर्डर यहाँ पे सभी को भेजा जाएगा, AARA ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी,
अपिलेंट, ओके, दूसरी बात है जुडिशनल कमिश्नर, सबको यहाँ पे उनकी कॉपी भी दी जाएगी। बाइंडिंग इफेक्ट, बाइंडिंग इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर दिया तो ये बाइंडिंग, ओके, ये फाइनल ऑर्डर है, बाइंडिंग ऑन द बोथ द पार्टीज, जब तक इसका अपील आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल ना किया जाए। ओके, इंपॉर्टेंट नोट, ओके, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर जो है एक तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानी जाएगी। ओके, और सभी पावर्स यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग की, ये ट्रिब्यूनल है, मानते हैं कि बाय एक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन ये जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या, यानी खुद अपीलेट ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगा, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मिस्टेक दिख रही है, वो अपना डिसीजन रिवाइज नहीं कर सकता है। यानी अगर उन्होंने कहा कि कोई ये चीज नॉन टैक्सेबल है तो वो फिर से टैक्सेबल नहीं कर सकते, उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो नॉन टैक्सेबल तो नॉन टैक्सेबल ही होगी। लेकिन यहाँ पे कि कोई मिस्टेक हुआ है अपरेंट ऑन रिकॉर्ड्स, मतलब क्या कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% के जगह 81 हो गया, या ऐसी कोई मिस्टेक दिखी या टाइपोलॉजिकल मिस्टेक दिखी तो वो करेक्ट कर सकते हैं खुद होकर, या फिर ओके brought to its notice by the CGST, SGST, UTGST commissioner या other party of the appeal, और ये within a period of 3 months from the date of order, तो यहाँ पे वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। इफ एनी अमेंडमेंट, अब समझ लो इन्हें रेक्टिफिकेशन में अमेंडमेंट हुआ जिसके वजह से कोई टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई या कोई अमाउंट इंक्रीज हो गया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। चलो, अब ये ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, भाई ये ऑर्डर से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो अब क्या करें? तो अगर ये ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो जो भी एग्रीड पर्सन होगा, डिपार्टमेंट हो सकता है, टैक्स पेयर हो सकता है, अगर आपके केस में डिस्प्यूटेड, एक भी डिस्प्यूटेड पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है या आपका डिस्प्यूटेड पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में जो नेशनल बेंच, या आई रिपीट नेशनल बेंच होगा या फिर रीजनल बेंच होगा जिन्होंने ये मैटर हैंडल किया होगा, उसका केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ओके, डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन अदर मैटर हो गए तो ऐसे केस में जो अपील जाएगी बेटा वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। जब अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी, यानी अदर स्टेट बेंच हो गए, एरिया बेंच हो गए, तो हाई कोर्ट के पास जाएगी, या फॉर्म APL 08 होगा, ये 180 दिन में अपील फाइल करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये अपील हाईकोर्ट के पास जब भी जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, जब उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब इंटरप्रिटेशन मैटर हो जो अभी तक किसी ने सेटल ना किया हो या उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे वो हाईकोर्ट के पास जाएगा। उसके बाद में बेटा यहाँ से हाईकोर्ट से केस जाती है सुप्रीम कोर्ट। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, लेकिन हाईकोर्ट उसे सर्टिफाई करके देगा कि यस हमने तो डिसीजन दे दिया है, पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जा सकते हो। तो हाई कोर्ट उसे फिट सर्टिफाई फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट और केस सुप्रीम कोर्ट में अपील में लिया जाएगा। अब नीचे का पॉइंट क्या कहता है बेटा? नीचे का पॉइंट ये कहता है कि यहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट ने केस दे दिया और उसमें पेमेंट ड्यू आ रहा है, मतलब इन्होंने केस जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में दिया और पेमेंट ड्यू आ रहा है, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इवन दो, यानी समझ लो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया और ट्रिब्यूनल ने कहा कि इतना पेमेंट करना है, तो आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, इवन दो आप अपील में जा रहे हो हाई कोर्ट में, पर पेमेंट करने के बाद ही आप हाई कोर्ट में जाओगे, या हाई कोर्ट ने कहा तो हाई कोर्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा इवन दो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। उसके बाद में बेटा अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और रूल्स अगर आपको याद होगा तो, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। एडिशनल एविडेंस का यहाँ पे आप कब प्रेजेंट कर सकते हो बेटा? तो रूल 112 ये कहता है कि वैसे तो आपका कोई भी एडिशनल एविडेंस जो आपने शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब नहीं दिया तो वो एडिशनल एविडेंस से डॉक्यूमेंट्स बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन 4 ऐसी केसेस है जहां बाद में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। कौन कौन सी 4 केसेस है बेटा? ओके, तो आप जो ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी या अपीलेट अथॉरिटी थी उन्होंने जो है एडमिट नहीं किया था, तो आप जो है अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात है तो आप AA में कह सकते हो कि सर हमने तब दिया था पर ये हमारा डॉक्यूमेंट या एडिशनल एविडेंस इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर दीजिए, या ट्रिब्यूनल वो बाद में एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड फॉर सफिशिएंट कॉज फॉर बीइंग प्रोड्यूस सच एडिशनल एविडेंस। कोई भाई कोविड की सिचुएशन आ गई थी या फ्लड आ गया था या वॉर हो गया था, वो केस में वो विद इन टाइम जो है नहीं दे पाया, सफिशिएंट रीजन है उसके पास कि वो क्यों नहीं दे पाया, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब नहीं दी गई तो अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड फॉर सफिशिएंट कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस रिलेवेंट टू द ग्राउंड्स ऑफ अपील, ओके, टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी ग्राउंड्स ऑफ अपील से रिलेटेड अगर वो एडिशनल एविडेंस है और उसको वो सफिशिएंट कॉज है कि उसने क्यों नहीं ओके तब प्रोड्यूस किया, तभी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, और लास्ट यहाँ पे विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या कि उसके अगेंस्ट में ऑर्डर फाइनल कर दी बेटा, और वो ऑर्डर फाइनल जब की तो उसको कुछ ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड,
वो ऑर्डर फाइनल कर दिया होगा और उसको एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए टाइम नहीं दिया होगा तो अभी प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद में बेटा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में आपका रिलेटिव, रेगुलर एम्प्लॉय, एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस, रिटायर्ड ऑफिसर, ओके, आप टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी प्रैक्टिशनर आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में ख्याल रखा जाए, अगर ओके पर्सन को उनके सर्विस से डिसमिस किया होगा, रिमूव किया होगा फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस तो डिस्क्वालीफाई होगा। पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस अंडर लॉ तो डिस्क्वालीफाइड होगा। फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और पर्सन हु इज इंसॉल्वेंट तो ये डिस्क्वालीफाइड होगा। ये लास्ट वाला जो है सेक्शन 121 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील ओके कांट बी फाइल्ड, कौन से ऑर्डर में अपील फाइल नहीं हो सकती है? तो ऑर्डर ऑफ कमिश्नर ऑर्डर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। अगर समझ लो यहाँ पे कमिश्नर ने एक ऑफिसर से केस उठा के दूसरे ऑफिसर को दे दिया तो उसके अगेंस्ट में जो है बेटा अपील फाइल नहीं कर सकते। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। दूसरा, ऑर्डर ऑफ सीजर, रिटेंशन ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। हाँ, आपका जो है बुक सीज हो गया होगा, रिटेंशन हो गया होगा और 180 डेज मतलब आपके 180 डेज जो है यानी 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स तक यहाँ पे ओके 6 मंथ नॉट लैप्स। ओके तो 6 महीना जो है आपका सीज रह सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसे के केस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर दिए गए होंगे और 6 महीने कंप्लीट नहीं होंगे तो आप अपील में नहीं जा सकते जब तक 6 महीना नहीं होगा। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन तो वो अपील में नहीं जा सकता है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 80 रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा इन इंस्टॉलमेंट, हाँ अगर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मिली होगी तो वो ऑर्डर अपील में नहीं जा सकती है। ओके तो ये बेटा हमने पूरा चैप्टर लिया, मैंने मैक्सिमम इसमें कवर करने की कोशिश की बेटा। यस ओके, मैं तो कहूँगा कि आपने इतना पढ़ लिया, एक तरह का आपको ओवरलुक हो जाएगा डे बिफोर एग्जामिनेशन, आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेना। ओके बेटा, तो चलिए यह हमारी चार्ट रिवीजन खत्म हुई। आई होप आपने ये पूरी चार्ट रिवीजन एंजॉय की होगी। आई होप ये आपने पूरी चार्ट रिवीजन एंजॉय की होगी बेटा। और आपको जरूर, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप एक कमेंट दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, ओके आपकी कमेंट और आपकी लाइक से अदर स्टूडेंट्स जरूर देखेंगे, क्योंकि ज़माना अभी लाइक का है, तो ऐसे केस में अदर स्टूडेंट देखेंगे उनका बहुत फायदा होगा। तो थैंक यू to all of you.